नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कई सारे केसेस चले गए हैं, सर्विसेज मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के। जिस तरह से हमें पहले ही ये पता था कि 5 अगस्त के बाद जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो ये होना ही था, पर कई सारे और भी बदलाव हुए। अभी परसों एक नोटिफिकेशन भी आया, उसके बाद एक और चेंज आया। सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट एंड पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन भूपेंद्र सिंह सलाथिया जी। सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि जब हमें पहले ही ये ज्ञात था कि 5 अगस्त के बाद जब अमित शाह जी ने एक अनाउंसमेंट की कि जम्मू कश्मीर यूटी बन जाएगा 31 अक्टूबर को, तो फिर अब ये मांग क्यों उठ रही है कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट मांग उठ रही है कि अब ये नहीं होना चाहिए था? या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उस समय भी लॉयर्स को पता था, उस समय भी हर किसी को जानकारी थी, तो अभी ये मांग क्यों उठ रही है और ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? देखें, पहली बात जो आपने यूटी की बात की है, ये अमित शाह जी ने नहीं, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उस एक्ट के तहत जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस एक्ट के तहत हमारी स्टेट का दर्जा जो है वो यूटी करार दिया गया और ले को अलग यूटी बनाया गया। सवाल ये है कि उस समय भी जब ये हुआ तो मैंने एक अपना इंटरव्यू दिया था कि भाई श्रीनगर में कोई गड़बड़ थी या श्रीनगर में कोई लोग देश के ख़िलाफ़ बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे, मिलिटेंसी थी, उन लोगों की वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हुए थे, तो भाई उनका तो कोई कसूर होगा, हमारा क्या कसूर है? हम जम्मू के डोगरों की ये रियासत, तो ये मेरा बड़ा फर्म व्यू था जी। लेकिन चूँकि ब्रॉडर इंटरेस्ट की बात देखनी होती है कि अगर शायद ये प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर भी किया है कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, शायद इसलिए हमने इसको ज़्यादा इत्तेजाज़ नहीं किया। अदरवाइज़ हमारा दर्जा जो बगैर किसी कसूर के हमें ये दर्जा दे देना वो शायद कोई जस्टिफाइड नहीं था। अब सवाल ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई, कि हमें 5 अगस्त को इस बात का एहसास हो गया था कि अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है। खासकर जो वकील लोग हैं सभी ने, मेरा ख्याल है उसी दिन दूसरे दिन वो एक्ट आ गया, हमने डाउनलोड भी किया उसको, बाज़ार में दूसरे दिन आ गया। तो जब ये एक्ट की जो इम्प्लीकेशंस हैं 31 अक्टूबर से ये होनी जी। अब इसमें अब हमें क्यों, मतलब कोई अगर कोई हमारा गिला है तो क्या है जी? इस बात का गिला नहीं है कि एक्ट जो है एक्सटेंड कर दिया गया। ये एक्ट 31 अक्टूबर से ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। अब एक्ट की 2 किस्म की बात होती है, एक तो एक्ट को एक्सटेंड करना, एक उसकी नोटिफिकेशन करनी कि इस डेट से ये एप्लीकेबल होगा। अब जो 29 अप्रैल को हुआ है वो असल में ये हुआ है कि सेक्शन 18 की नोटिफिकेशन आई है। उस नोटिफिकेशन के तहत पहले, क्योंकि ये बदकिस्मती है इस हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशन की कि इतने केसेस की पेंडेंसी बढ़ती गई। आखिर 1985 में के पहले बाकायदा डिबेट हुई पार्लियामेंट में और ये एक्ट बना था, और उस डिबेट में आर्टिकल 323 की अमेंडमेंट की गई थी। उसमें आर्टिकल 323A ऐड किया गया, और उसकी जो, अगर आप बड़ा रोष होता है, बड़ा दुख होता है जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, उस सेक्शन की, उस आर्टिकल की अमेंडमेंट के, जब हम उसकी बैकग्राउंड में जाएं कि क्या डिबेट हुई, क्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, क्यों ये एक्ट में ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुई अमेंडमेंट, तो बड़ा दुख होता है और अफसोस लगता है। लेकिन बैकग्राउंड उसकी ये रही कि इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हो गए और जजेस की शार्टेज का भी एक कारण था। लेकिन
उस वजह से ये कैट बनाया गया और कैट के मेंबर बनाए गए। अब कैट की फॉर्मेशन 85 में हो गई, लेकिन ये यहाँ नहीं लागू हुआ चूँकि पहले 370 था। बाद में कोई लिटिगेशंस भी हुई। ये चौधरी मसूद हमारे और डीजीपी खुड्डा जो रिटायर हुए हैं, इन्होंने भी यहाँ मुकदमात किए। तो मुझे याद है शायद 84 का रिपोर्टेड केस है हमारी हाई कोर्ट का, 84 या 94 का, जिसमें ये होल्ड हुआ है कि ये हमारे यहाँ अप्लाई नहीं करता है। जी। अब जब ये नई एक सिचुएशन बन गई और इसको अप्लाई किया गया, वकीलों को भी पता था जी, जुडिशरी के लोगों को भी पता था। आज पिछले 3-4 महीने से लिस्टें बन रही थी कि कौन कौन से केस जाने। मेरा ये मानना है कि इस बात से हमें कोई रोष नहीं जी कि कैट यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन आ गई। जी। बेसिकली इस नोटिफिकेशन के तहत हुआ ये है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं यूटी के, पहले स्टेट गवर्नमेंट थी जी। तो हाई कोर्ट के पास जो रिस्ट्रिक्शन थी, अब यूटी बनने की वजह से ये यूटी के मुलाजिम बन गए। अब इनकी जो रिस्ट्रिक्शन आ गई कैट के तहत। अब कैट का बेंच ऑलरेडी चंडीगढ़ बना है बड़ी देर से जी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के केसेस के लिए वो आते भी थे इधर। 2 महीने बाद कभी नोटिफिकेशन आ गई, उनका मैसेज आ जाता था बार में कि हम आ रहे हैं, फ़लानी डेट को आ रहे हैं, फ़लानी जगह बैठ रहे हैं। तो तब तक था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। अब हमारे यहाँ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है या जो बाकी हमारे वकला भाइयों ने भी जो इंटरव्यू दिए मैंने देखे, तो करीब 40,000 के केस हैं जी। अब जिस ट्रिब्यूनल को केस हमारे ट्रांसफ़र हुए उसकी प्रिंसिपल सिटिंग जो है वो चंडीगढ़ है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। जब प्रिंसिपल सिटिंग चंडीगढ़ है, वहाँ का बेंच जो है उनकी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 4 है। ओके। आज की डेट में उस सैंक्शनड स्ट्रेंथ में से 3 सीट वेकेंट पोजीशंस हैं। ओके। एक आदमी, एक मेंबर साहिबान जो हैं वो इस समय सर्विस में है जी। अब एक मेंबर साहब पंजाब के केस सुनेंगे, हिमाचल के सुनेंगे, हरियाणा के सुनेंगे, चंडीगढ़ यूटी के सुनेंगे और फिर हमारे भी सुनेंगे जी। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख के। जी। ये एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। कल परसों इससे पहले हमने जब इंटरव्यू दिया जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई, जी बिल्कुल, तो उसकी क्लैरिफिकेशन कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी स्टेटमेंट भी दी और गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है ये हम मान भी लें, बड़ी मुबारक की बात है, चलो जी इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया। सर्किट बेंच आ गया। सर्किट बेंच, अब सर्किट बेंच और परमानेंट बेंच में फ़र्क होता है जी। ठीक है ना। चाहिए ये था, एक्सपेक्टेड क्या है कि हम ऑलरेडी लॉकडाउन से परेशान, पहले परेशान, गरीब स्टेट है हमारी, बड़े गरीब गुरबा लोग हैं, सेंटर की एड पर हमारी स्टेट चलती रही है हमेशा ठीक। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट थी तब भी सेंटर, अब है तब भी सेंटर की एड। तो इस वो क्यों, क्योंकि गरीब स्टेट गिनी जाती है। जब तक ये यहाँ परमानेंट बेंच लोकेट नहीं कर लेते तब तक ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना ये है, मेरी फर्म ओपिनियन है। तभी वकील भी सारे तभी इसीलिए खदशात है ना। देखिए ना, हमारी रोजी रोटी का मसला है वकीलों की। जो छोटा मुलाजिम है उस बेचारे की नौकरी का मसला है जी, ठीक है ना। अब जब तक परमानेंट बेंच ना हो, पहला सवाल आएगा कि सर्किट बेंच के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना जी, केस फाइल करने अभी तक के लिए, ठीक है ना जी। सर्किट बेंच के पास अर्जेंट मैटर, जैसे पहले इस लॉकडाउन से पहले हम कोर्ट में जाते थे, कोई ऐसा मैटर आ गया कि आदमी को गलत ट्रांसफ़र कर दिया जी। मतलब एक जगह वो लगा है, उसकी ऑलरेडी 4 महीने में 3 ट्रांसफ़र हो गई हैं, अब 4th भी आ गई। तो हम इमीडिएटली कोर्ट में जाते थे कि भाई ये केस है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र का, तो कोर्ट इंटरवीन करती थी।
अब इस किस्म की इमरजेंट सिचुएशन में सर्किट बेंच को कहाँ ढूंढेंगे? जी वो श्रीनगर में ढूंढेंगे, जम्मू ढूंढेंगे, या चंडीगढ़ जाएंगे, या हिमाचल जी कहाँ जाएंगे? जी। और बात ये भी है कि सर्किट बेंच की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितने दिन में वो आएगा और कितने बेंच वो कितने लोग लेकर आएंगे, क्या कहाँ पर पूरा प्रोसीजर होगा, कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, वो सारी कन्फ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन ये है, ये हमें बिल्कुल क्लियरिटी है। ये जो मैंने देखा, कुछ लोकल हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हैं बीजेपी के, एक और डॉक्टर युद्धवीर सेठी है, कुछ लोगों ने बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स दी कि ये जो लोग, जैसे मैं हूँ या और कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन कर रहे हैं। ये जितेंद्र सिंह साहब ने खुद अपने ट्वीट पर उन्होंने भी कहा। तो मेरा गिला है इनसे कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन, हम भी तो आपके लोग हैं यहाँ, हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना, ठीक है ना, हम यहाँ के रहने वाले हैं या देशवासी हैं, नेशनलिस्ट अवाम है, तो आप हमें खुद बताएं। आप नोटिफिकेशन पढ़ें, किसी लेमैन से भी नोटिफिकेशन पढ़वा लें, वकील की तो बात छोड़ो, वकील तो बड़ा क्रिटिकल एंगल से हर चीज़ को पढ़ता है, लेकिन कोई भी लेमैन, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसको इंग्लिश आती है या समझता है, किसी लेखक को पूछ लें कि जो नोटिफिकेशन आई है इसका क्या मतलब है, और जो एश्योरेंस आई है, ये कोई ऑर्डर नहीं आया है, ये तो डॉक्टर साहब की एश्योरेंस है कि भाई ऐसा होगा कि यहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऑर्डर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ना ही पिटिशनर्स को ना ही वकीलों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अब ये जो बात है ये उनकी स्टेटमेंट है, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं ऑर्डर की। अब जो ऑर्डर इन प्लेस है उसके पेशे नज़र मुझे कोई भी आके एक्सप्लेनेशन दे कि क्या ये ऑर्डर ये कहता है कि आपके केस जम्मू में इंस्टीट्यूट होंगे, वकीलों को जम्मू में बहस करनी पड़ेगी, या अब जो इन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया है सर्किट बेंच का, उस ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं है। जी। मान भी लिया जाए, बड़ी मुबारक की बात है कि इनको इस बात की रियलाइजेशन आई, लेकिन इन्होंने इस ऑर्डर को करने से पहले बेंचेस जो हैं श्रीनगर में, जम्मू में इन प्लेस होने चाहिए थे। हर बेंच का, मेरा दफ्तर है जी, मैं तो कोई जज नहीं जी, मेरे दफ्तर में भी मेरा मुंशी है, जूनियर्स हैं, किताबें हैं, स्टाफ है, पानी पिलाने वाला है, जो सर्किट बेंच आएगा उसके साथ भी स्टाफ चलता है। अब यहाँ परमानेंट बेंच है नहीं जी। जब तक ये चीज़ें ना होती, उनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए थी, क्या वकील को एक फुटबॉल तो नहीं बन जाएगा कि एक कदम हाई कोर्ट में और दूसरा कदम ट्रिब्यूनल में 10 किलोमीटर का फ़र्क होगा तो ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो वकील हमारे स्टेक होल्डर हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं जी। ना ही हमें कोई एट्रीब्यूट करनी चाहिए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं प्योरली एज ए मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, आप किसी वकील को पूछ लें, ये बात ज़रूरी है कि वकीलों की एफिलिएशंस होती हैं, लेकिन ना मेरी कोई एफिलिएशन है, ना मैं किसी पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ। मैं प्योरली एज ए मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी आके इनका आदमी, जो ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू दिया या सेठी साहब ने दिया, युद्धवीर सेठी या कौन है, उनसे आप जाके पूछें कि बताएं कहाँ लिखा है कि इस केसेस की सुनवाई जो है वो जम्मू में होगी और पिटिशनर को और वकील को उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल क्या होगा, एक मेंबर प्लेस में है जी, वो चंडीगढ़ भी बैठेंगे, जहाँ प्रिंसिपल उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग है जी, वो उसको भी लुक आफ्टर करेंगे, उसके बाद जम्मू के केसेस का भी ध्यान देंगे, उसके बाद श्रीनगर के केसेस का भी ध्यान देंगे। ये बात करनी है ना जी। तभी, और लेटेस्ट जो कंसेप्ट माना गया है कि जस्टिस एट द डोर स्टेप, कोशिश ये है, फास्ट ट्रैक्स खोली गई, कितने मतलब जुडिशरी में तब्दीलियाँ आई इस व्यू से कि जस्टिस एट द डोर स्टेप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आप बताएं हम कहाँ ढूंढेंगे कैट को, कहाँ होंगे वो,
कहाँ इंस्टीट्यूशन होगी। जिस तरह हमारी हाई कोर्ट है, अगर हम कोई जम्मू विंग के केस थे, हम हाई कोर्ट जाते थे, वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, एक सेक्शन है, वो करके इसी तरह श्रीनगर में है। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई आदमी मुझे ये बताए कि क्या सर्किट बेंच का होना या इधर आना लोगों के ग्रीवेंस का रिड्रेसल है, ये उनके ग्रीवेंस का आंसर है? सर्टनली बिग नो। जी। मैं आपके माध्यम से मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अपील करूंगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से चुन के गए हैं, हम लोगों की वजह से ही वो पीएमओ ऑफिस में हैं, तो उनको अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करके ये जो नोटिफिकेशन आई है इसको तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना करें जब तक कि परमानेंट बेंचेस इन प्लेस नहीं हो जाते, फिर जाके इसके अलावा तो हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं ना। बिल्कुल। हम ये तो नहीं कह रहे कि बड़े एक्ट जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो इशू ही नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले वहाँ परमानेंट जो बेंचेस हैं उनका स्ट्रक्चर इन प्लेस होना चाहिए और वो लोग होने चाहिए, क्योंकि सर्किट बेंच परमानेंट बेंच क्या है जी, कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा ना, जिसके पास जाके वकील ने केस करना है। तो जब वो है ही नहीं तो जाना किसके पास है? तो ये कहना कि हम बड़ी मिसलीड इंफॉर्मेशन कंपेन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इनसे कि इस बात को अप्रिशिएट करें, इस बात का कॉग्निजेंस लें और जल्द अज जल्द ये जो लोगों के ग्रीवेंस है इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, रादर देन एक्यूजिंग अस कि हम इनसे इंफॉर्मेशन कंपेयर करें। ये मेरा मानना है। सलावत साहब, ये एक कन्फ्यूज़न अभी भी है कि जैसे अगर कोई भी बेंच है, चाहे हम बात करें जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, अगर कोई भी आपको केस करना होता है, पिटीशन फाइल करनी होता है, तो उसके साथ जो हाई कोर्ट जिसके अथॉरिटी आती है उसके पास वो जाकर केस रजिस्टर करता है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो चंडीगढ़ है, क्या जो यहाँ के पटिशनर्स होंगे उनको चंडीगढ़ या चंडीगढ़ हाई कोर्ट या हरियाणा हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट जाकर पिटीशंस फाइल करनी होंगी, या वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कर पाएंगे? देखिए ना, पहले ऐसा नहीं है, जब से ये कैट फंक्शन कर रहा है जी, तो कैट एक्ट के तहत ही उसकी अपनी रजिस्ट्री है, उसकी अपनी रजिस्ट्री के पास जाके हम जो पिटीशन है दायर करते हैं। अब चूंकि यहाँ उनका ऑफिस ही नहीं है जी, यहाँ तो सर्किट बेंच आएगा ना, जो एक आदमी है वहाँ। अब वो 40,000 केस भी डील करेंगे जो पेंडिंग है। फिर नई इंस्टीट्यूशन, मेरा ख्याल है यहाँ जो हमारी हाई कोर्ट का रिकॉर्ड हमने देखा है, या हमारा अनुभव है, सप्लीमेंट्रीज 30, 40, 50 केस जरूर लगते हैं जी। अब डेली वो केसेस भी लगने हैं, अब पेंडिंग केसेस को भी डील करना है, तो आदमी सिर्फ एक है। वो लगाने कहाँ, पिटीशंस कहाँ फाइल होंगे? पिटीशन उधर चंडीगढ़, या तो ऑनलाइन कोई प्रोविजन बनाएंगे कि भाई ऑनलाइन आप पिटीशन करो। ऑनलाइन पिटीशन में जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन है हाई कोर्ट में हमने की ऑनलाइन पिटीशंस की हमने। ऑनलाइन पिटीशन में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, क्योंकि पिटीशन फाइल करने पर आपको एक तो स्कैन करना पड़ता है उसको अपने लेवल पर, फिर उसकी PDF बना के उसको भेजना पड़ता है विद एन अंडरटेकिंग कि भाई जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम जो भी डेफिशिएंसीज हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प एक्ट, कोर्ट फीस, वकालतनामा वगैरह, टिकट्स जो हैं वो बाद में लगाएंगे। तो कोर्ट ऑर्डर करती है। अब यहाँ से ये कहें कि जो हार्ड कॉपी है पिटीशन की वो तभी दे पाएंगे ना जब हम चंडीगढ़ जाएंगे, अदरवाइज तो ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑनलाइन अगर हमने फाइल कर भी दी, वो लगेगी कब? उसकी पहले उधर स्कैनिंग होगी, उसकी कॉपी डाउनलोड करेंगे, फिर उसकी स्कैनिंग करेंगे, फिर उस पर ये लिस्टिंग का ऑर्डर होगा। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकेबल अप्रोच है कि बेंच उधर है, वकील इधर है, क्लाइंट इधर है। देखिए ना, क्लाइंट ये जब कोविड ये 19 वाला ख़त्म होता है लॉकडाउन,
तो एक तो बड़ी अच्छी बात की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाया है, ये बड़ी अच्छी बात की है। अब इस दौरान तो क्लाइंट हमारे पास नहीं आ रहा। अब ये जब खुलता है तो क्लाइंट आता है, क्लाइंट साइन करता है, दस्तखत करता है, उसकी बात सुनता है वकील, फिर उसकी ट्रांसलेट करता है उसके ग्रीवेंस को, तो पिटीशन बनती है। अब वो सिस्टम यहाँ नहीं है जी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी फाइलिंग यहाँ होगी, कहाँ होगी जी, हाई कोर्ट की फाइलिंग तो हम यहाँ करते हैं। बिल्कुल। आपने ये जो सवाल पूछा कि हम यहाँ हाई कोर्ट में फाइलिंग करके ये ट्रांसफ़र कर देते थे, वो था कई बार जब से ये एक्ट बना, कई बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ से हमारे जो MES के केसेस थे, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के केसेस पहले हमने यहाँ फाइल किए थे। तो जस्टिस आलोक राधे थे, उन्होंने बड़ी हमारी अपीलें थी, केसेस थे, तो उन्होंने ट्रांसफ़र किए जी। वो पेंडिंग केसेस थे जी। क्योंकि सेक्शन 29 एक्ट की कहती है कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दैट ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन, वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म हाई कोर्ट में ना जम्मू में अवेलेबल है, ना श्रीनगर अवेलेबल है कि हम केस यहाँ फाइल करेंगे और वो रजिस्ट्री उसको ट्रांसफ़र करेगी, ऐसी कोई। यानी कि अगर पिटीशंस फाइल करनी है और अगर सर्किट बेंच रहता है, परमानेंट नहीं बनता है, तो एक व्यक्ति को हरियाणा का हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो अपनी पिटीशन फाइल करेगा, उसके बाद सर्किट बेंच देखेगी। नहीं ब्रदर, ना पंजाब ना हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि पंजाब हरियाणा के भी केसेस इसी के पास हैं, सेंट्रल कैट के पास। तो हमें यकीनन वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके फाइल करके फिर वो सर्किट बेंच क्या करेगा कि कोई स्टे हो जाता है जी। सर्किट बेंच उसमें ऑर्डर कर देगा, अच्छा जी ऑब्जेक्शन फाइल करो और लेट इट बी पोस्टेड बिफोर सर्किट बेंच ऑन सच एंड सच डेट, वो जम्मू आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इनिशियल रिक्वायरमेंट जो फाइलिंग की है, यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, यहाँ जाके हम इसको फाइल करेंगे। तो ये कह देना कि भाई ना वकीलों को उधर जाना पड़ेगा ना क्लाइंट को जाना पड़ेगा। अब जब वकील जाएगा फाइल करने के लिए, नेसेसरली क्लाइंट को साथ लेके जाएगा ना, वो जेब से पैसा नहीं खर्चेगा, तो क्लाइंट पर बर्डन पड़ा खाम खा का। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो ऑर्डर किया है थोड़ा सा जल्दी में कर दिया है इन्होंने। इनको चाहिए जो हमारे व्यूज़ हैं इसको हमें एडवर्सरी समझ के नहीं, ये नहीं सोचें कि हम कोई इनकी पॉलिटिकल कोई अपोजिशन कर रहे हैं। एज ए सिटीजन ऑफ JNK एंड एज ए लॉयर, जो वकीलों की दर्द है हम उसकी तर्जमानी कर रहे हैं कि ये वकीलों ने मुझे श्रीनगर से, जम्मू से कितने टेलीफोन आ गए कि नहीं जी ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और बात भी ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए इनको इस प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस प्रेस्टीज इशू बना के इस पर बात पर अड़ जाना चाहिए कि नहीं हमने जो किया है वो ठीक। ये बात नहीं होती। जो लोगों का ग्रीवेंस हो उसको एक सोच होनी चाहिए एड्रेस करने की, अप्रिशिएट करने की, कि लोग जो कंसर्न शो कर रहे हैं कि आज ये ठीक है या गलत है। तो हमारा कंसर्न जो है वो बिल्कुल सामने है कि इस आर्डर में कहीं जिक्र नहीं परमानेंट बेंच का, कहीं जिक्र नहीं टेम्परेरी सर्किट बेंच का। ये डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट ज़रूर आई है और हमारे कुछ वकीलों ने हेल भी किया है जी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा एक प्रेस रिलीज आई है, और कुछ वकीलों ने हेल भी किया है इस हद तक कि ये केसेस हमारे इधर सुने जाएं, केसेस हमें चंडीगढ़ नहीं जाना पड़े वकील को या क्लाइंट को। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल, हम चाहते ही यही हैं जी। इसके अलावा तो हमारी कोई डिमांड नहीं ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इस बात पर इनको इस तरीके से नहीं, हमें इनकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो आदमी, हर आदमी, आप मुझे याद है एक बार कोर्ट में एक केस चल रहा था जी। तो वहाँ एक सिचुएशन बन गई कि आप एक पिक्चर है जी, उसको 100 आदमी देखता है जी। आप उन 100 में से किसी को पूछो कि आपको पिक्चर कैसी लगी, वो हर आदमी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देगा। इसी तरह जो ऑर्डर है,
अब आर्डर तो कोई सिनेमा नहीं चल रहा ना, कोई पिक्चर नहीं चल रही ना, आर्डर तो रिटन है। इस रिटन आर्डर को पढ़ के कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि जो क्लेम किया जा रहा है कि भाई ना वकील चंडीगढ़ जाएगा और ना मौकल हमारा चंडीगढ़ जाएगा, ऐसी बात उसमें कहीं नहीं है जी। तो मैं ये अपील करूंगा इनसे कि इस हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों के, इनका कॉग्निजेंस लें और जल्द अज जल्द ऐसे इक़दामात लें कि लोगों को परेशानी ना हो। और जब तक ये परमानेंट बेंचेस की सेटलमेंट नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास कोई फोरम नहीं है। उसके बारे में सोचें कि जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए। यानी कि परमानेंट बेंच अगर बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन हो सकता है। क्यों, देखिए ना, वहाँ स्पेशलाइज्ड लोग हैं सर्विस मैटर के। हाई कोर्ट में सर्विस मैटर हैं, OWP है, क्रिमिनल है, सिविल है, रेवेन्यू है, काम कम होता है। इसीलिए तो कैट बनाया गया था ना, बैकग्राउंड क्या है कैट बनने की। अब वहाँ सिर्फ सर्विस मैटर्स हैं। हमें ये उम्मीद है कि वहाँ लोगों के एड्रेसल जो हैं, केसेस जो हैं, जल्दी डिसाइड होंगे। मेरी अपनी दानिश में हमारे मेरे गांव के ही क्लाइंट थे, उन्होंने एक प्रमोशन का मैटर किया। अब वो एक बार हाई कोर्ट आए, उन्होंने कहा यार मैं रिटायर भी हो गया और मेरा प्रमोशन का मैटर नहीं सॉल्व हुआ। उनका केस तब तक पेंडिंग रहा। तो मैंने कहा ये अनफॉर्चुनेट बात है पेंडेंसी की। तो इस नुक्ता नज़र से कैट की फॉर्मेशन और कैट इन एग्जिस्टेंस में आना कोई बुरी बात नहीं है। इससे हमें जल्दी फैसले होंगे हमारे। लेकिन फैसले करेगा कौन और कहाँ करेगा, ये इशू तो ये है। दोनों सवालों का जवाब कि फैसला करने वाला कौन है, किसके पास हमने जाना है और कहाँ जाना है। नोटिफिकेशन ये कहती है कि हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, इससे के अलावा कोई उसका जवाब नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन बना दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी, धन्यवाद सर पूरी बातचीत। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जिस तरह से हम लगातार जिस पर बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और लगातार वही मांग अभी भी वकीलों की बनी हुई है कि जो ये सारे केसेस सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो चंडीगढ़ जाने वाले हैं उनको जम्मू में ही एड्रेस किया जाए, और सर्किट बेंच की जो बात हो रही है वो ना बनाकर परमानेंट बेंचेस यहाँ पर जब तक नहीं बनते तब तक इस जो ये ऑर्डर आया है इसको होल्ड पर रखा जाए। पूरे हालात जब सामान्य हो जाए, इस पर एक पूरी डिबेट अच्छे से हो जाए, एक बेंच बन जाए परमानेंट जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उसके बाद अगर कोई भी फैसला लिया जाना है तो वो सबको मंजूर होगा। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में हमारे सलाती साहब हमारे साथ जुड़े थे, इनका भी धन्यवाद। और जितने दर्शक हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।